वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए हम लोगों ने लास्ट डे एक चैप्टर फिनिश किया है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। देखिए इसका फर्स्ट आर्टिकल जो हम शुरू करेंगे इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हो सकता है आप लोगों ने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हो, बट थोड़ा बहुत हम अपने हिसाब से बताएंगे। और इसके कुछ मॉडल्स हैं, जैसे आपने सुना होगा जे टॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा, बोर्स मॉडल पढ़ा है। तो इनको थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा। और एटॉमिक स्ट्रक्चर को पहले एकदम इनिशियली अगर हम बात करें तो एटम को हम इस तरह कह सकते हैं कि इसका एक सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और जो न्यूक्लियस है इसमें कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा रदरफोर्ड ने सबसे पहले दिया है कि ऐसी स्ट्रक्चर है। इससे पहले लेकिन एटम के बारे में यह सोचा जाता था, जे टॉमसन के हिसाब से उन्होंने कहा था कि ये जैसे तरबूज होता है, उसमें जो रेड कलर है पूरा वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो बीच बीच में बीजे लगे हैं ब्लैक कलर के वो निगेटिव हैं। उसको जे टॉमसन मॉडल कहा जाता है। हालांकि वो ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं रहा। इसके बाद आया है जो मॉडल, उसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल। हम आज थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। पहले रदरफोर्ड मॉडल। तो बात ये आती है कि रदरफोर्ड ने कैसे जाना कि कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो इसके लिए आपने शायद पढ़ा होगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग विद गोल्ड फॉइल, रदरफोर्ड ने किया था। उसमें क्या किया जरा वो भी जान लेते हैं। पढ़ा तो वही आपने, फिर भी हम एक बार रिव्यू करा देते हैं। जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पर बम्बार्डिंग कराई, अल्फा पार्टिकल है क्या? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, +2e चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल। तो पॉजिटिव चार्ज जब इंपैक्ट होगा, ये हमने ऐसे एटम को रिप्रेजेंट किया है, तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया जो बिल्कुल आउटर कहीं आए थे, ये अल्फा पार्टिकल है, तो वो स्ट्रेट निकल गए। देखो आउटर हिस्से के यानी मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स विदाउट डिविएटेड स्ट्रेट हो जाते हैं। कुछ उनमें से वेरी फ्यू डेविएटेड, कुछ का डेविएशन होता है सम एंगल्स पर। ये थोड़ा सा डेविएशन हो गया, देखो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। बहुत ही कम मात्रा में, वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट मोर देन या अबाउट 180 डिग्री। यानी कि ये सिचुएशन सब पे नहीं, बहुत लेस अल्फा पार्टिकल के साथ ऐसी सिचुएशन आई कि वो आगे जा ही नहीं पाए, जस्ट वापस आ गए। इस कॉन्सेप्ट को सोच करके रदरफोर्ड के मन में आया कि इसका एकदम जो सीधा पार्ट यानी सामना है, सेंटर है, वहां कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, इसलिए तो रिपल्सन हुआ है। बैक हुए कि नहीं हुए बताओ? तो एक कंक्लूजन उन्होंने पहला ये निकाला कि एटम का जो सेंटर पार्ट है वो न्यूक्लियस है और उसी में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। एटम का ज्यादा से ज्यादा पार्ट खाली पड़ा है, मतलब इम्पटी है। तभी तो ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाहर निकले जा रहे हैं। देखो ये जो आ रहे हैं ये ज्यादा से ज्यादा ऐसे स्ट्रेट चले जा रहे हैं। बहुत कम हल्का फुल्का डेविएशन हुआ क्योंकि पॉजिटिव के क्लोजर गए होंगे, तो रिफ्लेक्शन वो रिपल्सन बना होगा फोर्स, इसलिए रिपल होकर के थोड़ा डेविएट हो गए और बहुत छोटी जगह से रिफ्लेक्ट बैक हुए, यानी वहीं पर टोटल चार्ज पॉजिटिव सिचुएटेड है। तो ये है हमारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट। मुझे लगता है कि आपने पढ़ा है, या मैं लिखाऊं इसको डिटेल में? नीड तो नहीं है ना? जो बातें बताई ये सब लिखनी भी है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपने आप से। हम रदरफोर्ड मॉडल पे बात कर रहे हैं, हमारा टारगेट कौन सा है? रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल पे हम बात करते हैं कंक्लूजन वाइज। जैसे फर्स्ट पॉइंट, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग
एटम का मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है और एक छोटे से सेंटर पार्ट में इसका टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है। ओके, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, हम पॉइंट वाइज लेकिन डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अब फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। लेकिन बहुत छोटी जगह में इसका पॉजिटिव चार्ज सेंट्रलाइज्ड है। एट सेंटर विद अ वेरी स्मॉल स्पेस, वेरी स्मॉल साइज भी कह सकते हो। टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड। ये जो सेंटर पार्ट है इसको ही न्यूक्लियस बोला गया। अच्छा, बात थर्ड की करते हैं। इन्होंने कहा कि जब पॉजिटिव चार्ज सेंट्रलाइज्ड हो गया तो इसके आसपास ही इलेक्ट्रॉन यानी जो निगेटिव पार्ट हैं एटम के वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा बनेगा इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये जो कंक्लूजन बने ये है रदरफोर्ड के मॉडल के कंक्लूजन, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशन कह दो या ड्रॉबैक कह दो। आप लिमिटेशन बोल सकते हो आप, या फिर क्या बोल सकते हो, ड्रॉबैक। ओके, अब हम लिमिटेशन या ड्रॉबैक की बात करते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन या फर्स्ट ड्रॉबैक सुनिए, मेन दो हैं। पहली बात सुनो, यानी ये मॉडल एक्चुअल बिल्कुल करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है सुनिए। एक प्रॉब्लम इसमें ये आई स्टेबिलिटी ऑफ एटम की। क्या है इसका क्या मतलब है भी समझ लो, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एक तो ये लिमिटेशन है। मतलब क्या, इसको अगर डिटेल में डिस्कस करूं तो इस तरह कहूंगा कि जब ऐसे रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन तो भाई चार्ज पार्टिकल है, और न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियस भी चार्ज पार्टिकल है। आप तो पढ़ चुके हो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। तो जब चार्ज, ये नील बोर ने भी इस कॉन्सेप्ट को बताया है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो लगातार उसकी एनर्जी लॉस होगी। एक्सीलरेशन मोशन हो रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन की वजह से एनर्जी लॉस होगी। जब एनर्जी लॉस होगी, ध्यान देना थोड़ा सा, ये न्यूक्लियस है, ये जब रिवॉल्व कर रहा है एनर्जी लॉस होगी तो धीरे धीरे इसकी रेडियस कम होती जाएगी और फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो एटम क्या एग्जिस्ट कर पाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जबकि एटम स्टेबल है, एटम स्टेबल है, स्टेबिलिटी है, एटम लॉस्ट नहीं होता जल्दी जल्दी। अगर एटम ब्रेक हो रहा है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी जिसको एटॉमिक फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे। तो इस बात को ये मॉडल सेटिस्फाइड नहीं कर पाया कि एटम स्टेबल क्यों है, जबकि अगर इस तरह इनके ये सब फैक्ट्स मान लिए जाए तो अनस्टेबल एटम बन रहा है। तो ये एक पहला ड्रॉबैक अगर हम लिखेंगे तो कहेंगे व्हेन अ चार्ज पार्टिकल in accelerated motion inside electric field, it emits
energy continuously. So, radius of orbit decreases and finally electron jump into nucleus. So no stability in एटम. तो स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने नहीं दे पाया. सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं. चलो अगले पॉइंट पे बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है second drawback is that why the spectrum or of atom is practically discontinuous but according to above discussion it is continuous. तो देखिए इस पे बात करते हैं. according to this model अगर हम बात करें तो atomic spectrum should be continuous, but practically it is discontinuous. स्पेक्ट्रम को हम लोग ध्यान रखना, बैंड स्पेक्ट्रम भी बोलेंगे. एक बैंड आएगा फिर थोड़ा स्पेस होगा फिर बैंड होगा, ऐसे छोड़ करके स्पेक्ट्रम मिलता है. तो बैंड स्पेक्ट्रम रहता है प्रैक्टिकल में, बट इस थ्योरी में तो ये समझ में आ रहा था कि कंटिन्यूअस है. तो ये एक ड्रॉबैक है. रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि प्रैक्टिकली मिलता है डिसकंटिन्यूअस और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है कंटिन्यूअस. तो इसको, इन दोनों ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन किया है रदरफोर्ड ने, नील बोर ने. तो यानी अब जो अगला मॉडल हमारा होगा वो बोरबरी मॉडल या नील बोर्स मॉडल होगा. अब हम उस पर बात करने जा रहे हैं. तो इन ड्रॉबैक्स के बाद ही एक्सप्लेनेशन आएगा हमारा. ड्रॉबैक्स की वजह से ये मॉडल उतना सक्सेस नहीं रहा, या कह सकिएगा कि प्योर नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. तो चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉडल पे. नाम है बोर्स मॉडल, यानी नील बोर ने एक अपना मॉडल प्रेजेंट किया. ये जो बोर मॉडल है ये इंपॉर्टेंट है, और आगे सोमरफील्ड और तमाम लोगों ने इसी मॉडल में थोड़ा बहुत और चेंजेस किए हैं. तो बोर मॉडल एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है आपके लिए, और ज़्यादातर आगे का मेन कॉन्सेप्ट जो एटॉमिक मॉडल का है वो इसी पर बेस्ड है. और ये मॉडल हमारा उन दोनों ड्रॉबैक्स को जो ऊपर हमने स्टेबिलिटी कंडीशन बताई उसको रिमूव करता है. तो अबव ड्रॉबैक्स या डिमेरिट्स कह दो ओवरकम बाय द नील बोर्स या बोरबरी मॉडल कह सकते हो, बाय नील बोर. इसके लिए इन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए अपने मॉडल में. जो बोर्स मॉडल है वो 3 पोस्टुलेट्स में स्टेट किया जाता है. तो हम बात करेंगे सबसे पहले पोस्टुलेट की. अच्छा, तो चलिए इसको नोट करते जाइए. इज कॉल्ड बोर्स मॉडल. अब पोस्टुलेट्स वाइज टोटल 3 पोस्टुलेट्स हैं. 3 पोस्टुलेट्स में दोनों ड्रॉबैक्स रिमूव होंगे और एक्सप्लेनेशन होगा. तो आप सबसे पहले लिखिए देयर आर 3 पोस्टुलेट्स. ये इंपॉर्टेंट मॉडल है, इतना बहुत अच्छे समझिएगा. यही मेन मॉडल है. कौन सा? बोर्स मॉडल. इसको जरूर अच्छे से तैयार करिएगा. आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, अलग बात है, लेकिन चलो बात करते हैं इसकी. तो चलिए देखते हैं. हाँ, इस मॉडल पे बात करते हैं. फर्स्ट पॉइंट पे आप बात करें, देयर आर 3 पोस्टुलेट्स. जो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट आएगा वो सिर्फ ये बता रहा है, देखिए, कि जो रिवोल्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिव न्यूक्लियस है, उसके अराउंड रिवॉल्व करेगा. तो फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्स ओनली इन स्टेबल ऑर्बिट्स.
देखिए अगर वो स्टेबल ऑर्बिट है तो एनर्जी डिकम्पोज नहीं होगी, या यूं कहिए कि लगातार उसकी रेडियस, इलेक्ट्रॉन की जो रिवोल्यूशन की रेडियस है वो डिक्रीज नहीं होगी, वो एक पर्टिकुलर फिक्स ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा और एनर्जी लॉस नहीं करेगा, रिवोल्यूशन होता रहेगा, एटम स्टेबल बना रहेगा। तो न्यूक्लियस सेंटर पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो अराउंड उसके रिवॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट लिखें, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड पॉजिटिव न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट्स जो हैं वो स्टेबल हैं। क्यों स्टेबल हैं, ये हमारा सेकेंड पॉस्टुलेट एक्सप्लेन करेगा। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट आप लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड पॉस्टुलेट को हम बोलते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये जो क्वांटम नंबर्स हैं उनमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ से रिलेट होगी। तो सेकेंड कंडीशन बताते हैं। देखिए आप जानते हो कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो जे कैपिटल लेटर ऑफ एल से रिप्रेजेंट करेंगे। फार्मूला है एम वी आर। एम वी आर इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एच अपान 2 पाई। एन जो है वो इंटीग्रल नंबर है, या यूं कहें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसे हम बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन कहेंगे, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो मास, वेलोसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट है। तो वो इट इज कॉल्ड बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। एन कोई इंटीग्रल नंबर होगा 1, 2, 3 वगैरह। एच अपान 2 पाई का ये प्रोडक्ट है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। एच तो आप पढ़ ही चुके हैं, प्लैंक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं आगे। इसका डिस्कशन लिखिए, उसके बाद ही फार्मूला नोट करें। इलेक्ट्रॉन्स are revolve only those orbits which have angular momentum integral multiple of h by 2 pi, for which angular momentum is integral multiple of, इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल नंबर्स यानी 1, 2, 3 इंटीजर्स लेने हैं तुम्हें, पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। इसको नोट कर लें आप लोग, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग थर्ड कंडीशन पे। h तो बिल्कुल लिख लो यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट है। थर्ड हमारा जो है, थर्ड पॉस्टुलेट हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए है, यानी इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कंडीशन बोलेंगे। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखो न्यूक्लियस, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट स्टेबल ऑर्बिट में। देखो स्टेबिलिटी तभी रहेगी जब ये एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। अब जैसे सपोज करो एक फर्स्ट ऑर्बिट ले लिया, एक सेकेंड ऑर्बिट ले लिया। ये ऑर्बिट्स कह सकते हो या एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हो इनको। एक का एनर्जी लेवल E1 है, दूसरे का E2 है। जब इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से एनर्जी मिलती है तो लोअर एनर्जी लेवल से ये अपर एनर्जी लेवल पर जंप कर जाते हैं। जैसे कहीं से भी आप हीट या थर्मल एनर्जी मिल जाए या लाइट मिल जाए, तो इसको जो गेन एनर्जी वो hν है, तो ये अब लेवल पे जाकर के 10⁻⁸ सेकेंड ही रुकेगा वहां, और ये इसका फिक्स टाइम है। इसी के बाद ये इतने टाइम बाद स्पॉन्टेनियसली यानी सेल्फ इस डिफरेंस के इक्वल जो एनर्जी है उसका फोटोन एमिट करेगा और अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगा, यानी E1 पर रिटर्न बैक होगा। तो अपवर्ड जाने को हम लोग एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन कहेंगे, डाउनवर्ड अगर आएगा तो उसे इमिशन ट्रांजिशन बोलते हैं। यानी जो ऑर्बिट चेंज करने का जो प्रोसीजर है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम लोग ट्रांजिशन नाम देते हैं। तो इस ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग ही एक क्वांटाइजेशन कंडीशन बनेगी, और ट्रांजिट होने में जो एनर्जी एमिट होगी वो फोटोन एनर्जी होगी। फोटोन की एनर्जी hν जो होगी, E इज इक्वल टू hν भी कह सकते हैं। तो बस ये टाइम फिक्स है इसका कि 10⁻⁸ सेकेंड बाद ही ये रिटर्न होगा अपने ओरिजिनल ऑर्बिट पे E2 से E1 में आने पर।
तो जो फोटोन एमिट होगा उसका ये E2 और E1 का जो डिफरेंस है वो एच न्यू के इक्वल होगा। एच न्यू क्या होगी? एनर्जी होगी फोटोन की। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं आगे। ये डायग्राम भी बना लीजिएगा, तब एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा नोट करने में। ये जो एमिट हो रहा है वो फोटोन है। फोटोन की एनर्जी एच न्यू, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा अपवर्ड से डाउनवर्ड यानी E2 से E1, तो डिफरेंस E2 E1 का जो बनेगा वो एच न्यू बनेगा। न्यू फ्रीक्वेंसी है और एच प्लैंक कांस्टेंट है, तो E2 माइनस E1 की वैल्यू एच न्यू के इक्वल बन गई। अब ये फोटोन एमिट हो जाएगा। तो यहां से हम न्यू के लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे, यानी फ्रीक्वेंसी के लिए, तो बनेगा E2 माइनस E1 बाई एच। इसको आप फार्मूले की तरह यूज करेंगे। तो न्यू फ्रीक्वेंसी और एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। डायग्राम जरूर ये बना लीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगे, समझ में आएगा आपको। तो दिस इज कॉल्ड बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। दिस इज कॉल्ड बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ओके, नोट कर लीजिए इसको, इतना नोट कर लीजिए, डायग्राम भी बना लीजिएगा। ये जो भी फार्मूले यूज हुए इन दोनों में, चाहे क्वांटाइजेशन कंडीशन हो या फ्रीक्वेंसी, यहाँ एच को आपको प्लैंक कांस्टेंट बताना है कि प्लैंक कांस्टेंट है। वैल्यू भी आप देख सकते हो। तो अब इस तरीके से ये लोअर ऑर्बिट में आ चुका है। तो ठीक है, नोट करते चलिए। अब अपवर्ड या डाउनवर्ड जाना है, तो आप जान ही चुके हो, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। अगर एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है, हमारा देखो E1 E2 से मतलब है एनर्जी लेवल से। अगर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन चेंज करता है तो इसका मतलब होता है वो ट्रांजिशन कर रहा है। इस चीज को समझना है आपको। तो इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, लिख देते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गिव ट्रांजिशन between any two energy levels, between two energy levels, आप E1 E2 भी लिख सकते हैं, इनके नाम भी। देन फोटोन ऑफ एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1, यानी कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स एमिटेड। ये फोटोन एमिट होगा, बाहर निकलेगा। इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेबल ऑर्बिट्स। देखिए, जब तक ये एनर्जी जो फोटोन की है इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल नहीं होगी, तब तक ना तो एमिशन पॉसिबल है ना ही एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है। ये ध्यान रखना। अब एंगुलर मोमेंटम एक बात बताता है। देखिए, दो ड्रॉबैक्स थे। पहला हमारा था कि स्टेबिलिटी कैसे है, तो वो हमारा एंगुलर मोमेंटम से एक्सप्लेन हो रहा है कि केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मतलब इंटीग्रल मल्टीपल है। अदरवाइज ये रिवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कभी भी रेडियस को डिक्रीज नहीं करते हैं या कम करते चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और स्टेबिलिटी बनी रहती है एटम की। और दूसरा हमारा जो पॉस्टुलेट फ्रीक्वेंसी वाला है वो बताता है कि ये ट्रांजिशन या कह सकते हो एमिशन ऑफ फोटोन तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को चेंज करेगा, अदरवाइज नहीं। तो कोई लगातार एनर्जी तो एमिट नहीं होनी है। जब अपवर्ड यानी अपर एनर्जी लेवल से फोटोन डाउन में आता है, लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो यानी इलेक्ट्रॉन जब नीचे उतरता है तो एक फोटोन यानी कि एक एनर्जी पैकेट निकलेगा और फिर गैप रहेगा जब तक कि दोबारा से कोई इलेक्ट्रॉन अपर से लोअर नहीं आएगा। तो रुक रुक करके फोटोन का एमिशन हो रहा है। तो जब एक फोटोन निकलेगा तो एक बैंड मिलेगा उसके करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रम में, फिर दूसरा फोटोन होगा तो फिर एक बैंड आएगा। ऐसे करते करते बैंड स्पेक्ट्रम बनता है, ना कि कंटिन्यूअस, जैसा कि रदरफोर्ड के मॉडल से समझ में आ रहा था। तो सेकेंड ड्रॉबैक यहां से रिमूव हो रहा है कि रुक रुक करके फोटॉन्स निकलते हैं एटम से,
इसलिए इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है, बल्कि डिस्क्रीट या यूं कहिए बैंड या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। इस तरीके से भी कह सकते हैं कि सेकेंड ड्रॉबैक यानी एक्सप्लेन हो गया कि प्रैक्टिकली एटम का स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम क्यों है, डिसकंटिन्यूअस क्यों है, ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है। इस बात को आप प्रॉपर में नोट कर लीजिएगा। तो इसे हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन कर पाए कि ये फ्रीक्वेंसी कंडीशन है। तो फ्रीक्वेंसी कंडीशन हमारा हेंस ऐसे कह सकते हो, ये जो फ्रीक्वेंसी कंडीशन है वो ये बताता है कि स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम क्यों है। तो हेंस एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, नोट कर लें बस, ओवर एंड आउट।